में लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज। आज मैं तुम्हें बताऊंगा पावर। पावर तो दो तरह का पावर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। एक है कि जो सेल है बैटरी, उसके बारे में नहीं बताया हो, तुमने स्कूल में पढ़ लिया होगा। तो मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को डिस्कस कर रहा हूं। तो एक एक पावर क्या होता है समझो। यहाँ पे एक सर्किट में बनाता हूं जरा। ये मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया, रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे मैंने एक सेल बना दिया। रेसिस्टेंस है आर, सेल का ईएमएफ या वोल्टेज है वी, टर्मिनल वोल्टेज। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? सर्किट में करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यही होता है। तो जो यहाँ पे सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज है वी। तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दो टर्म डिफाइन होते हैं सेल के लिए। तो कोई बता सकता है कि बताओ ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का ईएमएफ कैसे डिफाइन करते हैं? कौन बताएगा? सेल के लिए दो टर्म डिफाइन होते हैं, एक होता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक होता है टर्मिनल वोल्टेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? चलो मैं बता देता हूं तुम्हें क्या होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। यदि मैं सेल का एक डायग्राम बनाऊं इस तरह से, इसमें दो मेटल रॉड डाल देते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट में हम मेटल रॉड इंसर्ट करेंगे तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने से क्या होगा? इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है वो बन जाएंगे। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव दूसरे डायरेक्शन में। तो एक मेटल रॉड पे पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाएगा, दूसरे पे नेगेटिव डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से सेल के दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। यही होता है सेल में। और जब इसके एक क्रॉस तुम सर्किट कनेक्ट कर दोगे, जैसे मैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दूं, जैसे बल्ब लगा दूं, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? सर्किट में करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और सेल के अंदर भी करंट फ्लो होगा, वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस तरह से करंट फ्लो होता है। करंट सर्किट में फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, और सेल के अंदर फ्लो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह से जितना चार्ज गया उतना चार्ज वापस आ गया। इस तरह से सेल वर्क करता है। तो सेल का काम क्या है? यहां जो केमिकल है इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। आई बात समझ में? जो सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सर्किट में करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, सेल के अंदर करंट फ्लो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहां पे दो टर्म होते हैं, एक होता है ईएमएफ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक होता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ कैसे डिफाइन करते हैं समझोगे जरा ध्यान से। सेल ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय सेल, किस चीज के लिए? 1 कूलम चार्ज को मूव करने में। द वर्क डन बाय सेल इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, कहां से कहां तक? तो जब ईएमएफ डिफाइन करना है तो सर्किट में पॉजिटिव से निगेटिव, देखो मैं डायग्राम यहां बता दूं फिर से एक दूसरा लेकर। 1 कूलम चार्ज को मूव करना है सर्किट में पॉजिटिव से निगेटिव,
और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आए। तो सेल ने 1 कूलम चार्ज को मूव करने में टोटल जितना वर्क डन करेगा उसे बोलते हैं ईएमएफ। और जब टर्मिनल वोल्टेज हमें डिफाइन करना होता है तो उस केस में सिर्फ देखते हैं कि सर्किट में कितना उसने वर्क डन किया, सेल के अंदर वाला वर्क डन नहीं लेते। तो होता है टर्मिनल वोल्टेज। क्या बात समझ में आया मेरा? बोलो यस और नो। समझ में आ गया? तो जब ईएमएफ डिफाइन करना होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसका क्या डेफिनेशन है? सेल ने क्या वर्क डन किया? वर्क डन बाय सेल इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। मैं डेफिनेशन लिख दूं क्या कि नहीं लिखूं? इसका डेफिनेशन है वर्क डन बाय सेल इन मूविंग 1 कूलम चार्ज in circuit from positive to negative terminal and in inside cell negative to positive। आई बात समझ में? और टर्मिनल वोल्टेज के केस में सिर्फ सर्किट में देखेंगे वर्क डन। इस केस में हो जाएगा वर्क डन बाय सेल इन मूविंग 1 कूलम चार्ज इन सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इसमें सेल के अंदर जितना वर्क डन हुआ उसे नहीं लेना होता है। बोलो ठीक है, क्लियर? अब तो यहां पे मैं डिफाइन करूंगा पावर ऑफ सेल। एक होता है पावर ऑफ सेल और एक होता है पावर डिसिपेटेड इन रेसिस्टर। दो अलग अलग चीजें। पावर ऑफ सेल, तो फिर से मैं डायग्राम में डाल लेता हूं इसका जरा। ये सर्किट है, ये सेल है। सेल का टर्मिनल वोल्टेज है V। अब देखो मैंने यहां पे डिफिनेशन क्या बताया तुम्हें? टर्मिनल वोल्टेज V है सेल का। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करेगा? V। 1 कूलम चार्ज को मूव करने में जितना सर्किट में वर्क डन होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। टर्मिनल वोल्टेज है V। तो 1 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन किया उसने? V। यदि 12 वोल्ट है मतलब 12 जूल, यदि 20 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज है तो 20 जूल। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इजकल टू होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। 1 सेकेंड में कितना वर्क डन किया उसी को बोलते हैं पावर। तो T टाइम में उसने वर्क डन किया W, तो 1 सेकेंड में कितना? W/T। अब यहां पे देखो, ये जो सेल है इससे करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज फ्लो कर रहा है। आई बात समझ में? तो इन टाइम टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो उसने वर्क डन कितना किया? तो 1 कूलम को फ्लो करने के लिए वर्क डन होता है V। तो क्यू चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन होगा? Q इंटू V। कितने टाइम में? T टाइम में। क्या ये बात समझ में आया? Q इंटू V कैसे लाया हमने? क्योंकि V का डिफिनेशन है कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने में सर्किट में सेल ने वर्क डन किया V। तो Q चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन होगा? Q इंटू V।
और t टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे चार्ज डिवाइड बाय टाइम कुछ होता है फॉर्मूला, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। बोलो चार्ज डिवाइड बाय टाइम कुछ होता है? आई करंट। तो हमारा फॉर्मूला बन गया पावर का करंट इनटू टर्मिनल वोल्टेज। ये फॉर्मूला हो गया पावर ऑफ सेल का। तो एक सेल जिसका कि टर्मिनल वोल्टेज है V और उसे करंट फ्लो कर रहा I, तो उस पावर, उस सेल का पावर हुआ I इंटू V। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल इसका यदि हम समझे कि इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ सेल का मीनिंग क्या है। तो सपोज पावर ऑफ सेल इज, एग्जाम्पल मैंने ले लिया 16 वॉट। इसका मतलब क्या है, यदि मैं कहूं कि यहां जो मैंने फॉर्मूला निकाला है कि पावर ऑफ सेल का फॉर्मूला है करंट इनटू टर्मिनल वोल्टेज, और ये वैल्यू मान लो 16 वॉट है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 1 सेकेंड में जो सेल है उस सर्किट में कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है, वर्क डन करने से एनर्जी सप्लाई होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यदि सेल का पावर है 16 वॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल जो है वो 1 सेकेंड में 16 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। मतलब जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कितना, हाउ मच, इन 1 सेकेंड 16 जूल। क्या बात समझ में आया ये? तो पावर ऑफ सेल का मीनिंग है कि जो सेल है वो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी सर्किट में सप्लाई कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला में याद रखना है करंट इनटू टर्मिनल वोल्टेज। दूसरा है पावर डिसिपेटेड इन रेसिस्टर। दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पावर ऑफ सेल, एक होता है पावर डिसिपेटेड इन रेसिस्टर। फिर से हम एक डायग्राम बना ले। ये रेसिस्टेंस है R और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, कोई बताओ, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस हम बोलते हैं 10 ओम है, 20 ओम है, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या है और क्यों होता है रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस जो है उसका मीनिंग क्या है, रेसिस्टेंस क्यों होता है? माइक में बोलो, क्या बोल रहे हो रेसिस्टेंस के बारे में? क्या बोले? रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज में? तो करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज का मतलब कौन सा फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर सकता है, कोलिजन होगा। तो यदि कोलिजन जितना ज्यादा है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन उतना ही ज्यादा है, यही मतलब होता है रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, रेसिस्टेंस क्या मेजरमेंट करता है, जो करंट चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके चार्ज के फ्लो होने में कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कितना कोलिजन हो रहा है, उसका मेजरमेंट है रेसिस्टेंस। आई बात समझ में? और यदि जब तुम्हारा कोलिजन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। तो यहां पे देखो लिखा है पावर डिसिपेटेड, डिसिपेट होने का मतलब क्या हुआ, लॉस होना।
मतलब एनर्जी जो है उसका लॉस होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना था वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जैसे बल्ब है, तो बल्ब के केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। आई बात समझ में? तो यहां पे हम निकालेंगे कि रेसिस्टेंस आर है, तो इससे कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, और 1 सेकेंड में जितने एनर्जी का लॉस होगा वही हो जाएगा पावर। अब यहां पे देखो कैसे निकालेंगे। ये रेसिस्टेंस है आर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इस रेसिस्टेंस के दोनों एंड के बीच में यदि इसका नाम मैं रख दूं पी और इसका नाम रख दूं क्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वीपी माइनस वी क्यू क्या होगा? हेलो, देखो यहां पे मैं क्या बता रहा था, एक रेसिस्टेंस है आर और उससे करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आई आर होगा, और करंट जो है पी से क्यू की तरफ फ्लो कर रहा है, तो पी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यू का पोटेंशियल कम होगा। तो वीपी माइनस वी क्यू हो जाएगा आई आर। ठीक है। अब यहां पे समझो, यदि तुम्हारा टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो किया, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो किया, तो पावर इजकल टू हो जाएगा लॉस इन एनर्जी, पावर जो डिसिपेट हो रहा है लॉस इन एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। लॉस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो क्यू चार्ज पी से क्यू फ्लो किया, तो जब चार्ज पी पे था तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। उसके पास एनर्जी था क्यू इंटू वीपी, और जब वो क्यू पे चला गया तो उसके पास एनर्जी हो गया क्यू इंटू वी क्यू। क्या ये बात समझ में आया? अब यहां पे क्यू कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा क्यू वीपी माइनस वी क्यू डिवाइड बाई टी। अब इसको मैं आगे लिख लू, क्यू बाई टी, इसको ऐसे लिख लो, और वीपी माइनस वी क्यू बताया था आई आर, और क्यू बाई टी क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, करंट। तो करंट इनटू आई आर। तो इस तरह से पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आ गया P इजकल टू आई स्क्वायर आर। ये होता है फॉर्मूला। तो एक रेसिस्टेंस से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो पावर डिसिपेटेड का मतलब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी का लॉस होगा, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर। और एक और फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है, हमें मालूम है कि ओम्स लॉ से V इजकल टू होता है आई आर। तो यहां से हम I का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट I इजकल टू V बाई आर इन एबव इक्वेशन। तो हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा V के टर्म्स में। तो I की जगह पे पुट कर दिया हमने V बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर। ये हो जाएगा P इजकल टू V स्क्वायर बाई आर। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा पावर डिसिपेटेड का, एक फॉर्मूला ये हो गया। यदि करंट गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर। तो पावर दो है, एक पावर है पावर ऑफ सेल। पावर ऑफ सेल का मतलब है कि सेल ने 1 सेकेंड में कितना एनर्जी सर्किट में सप्लाई किया। और पावर डिसिपेटेड इन रेसिस्टर का मतलब है कि रेसिस्टेंस के थ्रू 1 सेकेंड में कितने एनर्जी का लॉस हुआ। बोलो क्लियर? अब देखो हम यहां पे प्रॉब्लम बनाएंगे। यहाँ पे हमने दो रेसिस्टेंस ले लिए सीरीज में, और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये है R1, फर्स्ट रेसिस्टेंस है 4 ओम, सेकेंड रेसिस्टेंस है 2 ओम, और ये है 12 वोल्ट। तो सबसे पहले निकालो करंट क्या है,
फर्स्ट फाइंड करंट इन सर्किट। बताओ क्या आंसर हो जाएगा। यहां पे दोनों रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6। तो करंट का वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, ये बन जाएगा तुम्हारा 12 डिवाइड बाय 6। तो करंट का वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर। क्या समझ में आया ये। अब हम निकालेंगे पावर ऑफ सेल, क्वेश्चन नंबर बी। फाइंड पावर ऑफ सेल। तो सेल के पावर का फॉर्मूला मैंने लिखाया था करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू वोल्टेज। तो करंट सेल से फ्लो कर रहा है 2 और वोल्टेज है इसका 12, तो कितना आ गया 24 वाट आया ये हम करंट निकाल चुके हैं 2 एम्पियर। इसका वोल्टेज है 12, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 24। नेक्स्ट निकालेंगे कि दोनों रेसिस्टेंस में अलग अलग कितना पावर डिसिपेट हुआ। फाइंड पावर डिसिपेटेड थ्रू ईच रेसिस्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टर से जो पावर डिसिपेट होता है इसका फॉर्मूला है P इजकल टू आई स्क्वायर आर। तो यहां पे देखो दोनों रेसिस्टेंस जो है सीरीज में है, तो दोनों में सेमी करंट फ्लो कर रहा आई। तो जब R1 में निकालेंगे तो आई स्क्वायर इंटू 4 करेंगे, और जब 2 ओम से निकालना है तो आई स्क्वायर इंटू 2 ओम करेंगे। दोनों में अलग अलग निकालना है हमें। तो फर्स्ट वाले रेसिस्टेंस से करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर R1, आई का वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर R1 का वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 16 वॉट। और सेकेंड वाले रेसिस्टेंस से करेंगे तो आई स्क्वायर R2, आई का वैल्यू 2 और R2 का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 8 वॉट। समझ में आ रहा है ये। तो टोटल बल्ब में एक एक रेसिस्टेंस में 16 वॉट लॉस हुआ, दूसरे रेसिस्टेंस में 18 वॉट 8 वॉट लॉस हुआ। तो दोनों मिलाकर कितना एनर्जी का लॉस हुआ, पावर का लॉस हुआ। दो रेसिस्टेंस है सर्किट में, देखो यहां पे सर्किट में दो रेसिस्टेंस है R1 एंड R2। R1 से लॉस हुआ पावर का 16, R2 से लॉस हुआ 8। तो टोटल कितना लॉस हुआ 24। और सेल ने कितना पावर सप्लाई किया था 24। तो इस तरह से सेल ने जितना पावर दिया उतने ही पावर का लॉस हुआ। तो एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। बोलो आई बात समझ में। ठीक है। अब एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देयर इज ए बल्ब of rating 220 volt 100 watt. What does it mean? What does it mean? Also find its power. बोलो। एक बल्ब है, जब बल्ब खरीदने जाओगे मार्केट से तो 100 वाट का बल्ब खरीदोगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 220 वोल्ट 100 वाट। इसका क्या मीनिंग है।
बताओ कौन बताएगा आंसर इसका। इस यहाँ पे बल्ब पे ना लिखा होता है 220 वोल्ट 100 वॉट। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उसमें जो पावर लॉस होगा वो 100 वाट होगा, मतलब कि 1 सेकेंड में 100 जूल का लॉस होगा बल्ब से। क्योंकि देखो बल्ब लिखा हुआ, तुमने 100 वाट का बल्ब खरीदा, तुमने घर में अपना लगा दिया 100 वाट का बल्ब, लेकिन यदि वोल्टेज कम हो जाए तो क्या लाइट हमेशा सेम आता है या लाइट कम हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब जो 100 वाट है ना वो फिक्स नहीं है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। यदि वोल्टेज बढ़ जाएगा तो लाइट ज्यादा आने लगा, मतलब एनर्जी का लॉस ज्यादा होने लगा। तो 100 वाट लिखने का क्या मतलब है और 220 लिखने वोल्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 220 वोल्ट जब अप्लाई करोगे तो 100 वाट होगा। यदि वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, वोल्टेज कम अप्लाई करोगे एनर्जी का लॉस कम होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? इसका आंसर हो जाएगा व्हेन 220 volt is applied across bulb, then 100 वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, 100 जूल एनर्जी डिसिपेट। ओ, तो देखो मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे। when 220 volt is applied across bulb then 100 joule energy dissipate per second। ये समझ में आ गया तुम्हें? और अब हम इसका निकालेंगे रेसिस्टेंस। कैसे निकालेंगे देखो, तो हमें क्या मालूम हो गया कि वेन जब वोल्टेज का वैल्यू 220 होगा तब पावर का वैल्यू क्या होगा? 100 वाट। यही मतलब हुआ इसका। तो हमारे पास फॉर्मूला है P इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो R इजकल टू क्या हो गया? वी स्क्वायर बाई पी। अब वैल्यू पुट कर दो। V का वैल्यू है 220, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई पावर 100 है। तो इसको कट करके आंसर निकाल लेते हैं। एक जीरो इधर से कट गया, एक जीरो इधर से कट गया, तो 22 इंटू 22 हो गया 484। इसका मतलब बल्ब का रेसिस्टेंस है 484। बोलो क्लियर? ठीक है। क्लास में तुम्हारे अभी क्या चल रहा है वहां पे? ऑप्टिक्स चले गए? ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे। ओके सर, ओके।